कोरोना का कोहराम बदस्तूर जारी है। हर रोज के आंकड़े पिछले दिन के आंकड़े पर भारी पड़ जाते हैं। पिछले 24 घंटे में उत्तर प्रदेश की बात करें तो कुल के 27,357 बताए गए हैं, जबकि अस्पताल से डिस्चार्ज मरीजों की संख्या 7,831 रही है। लेकिन 120 मरीज ऐसे रहे जो कोरोना से जंग हारकर काल के गाल में समा गए। इधर लखनऊ के लोहिया अस्पताल में बिना ऑक्सीजन मरीजों की मौत के मामले में ऑक्सीजन सप्लाई करने वाली कंपनी को नोटिस जारी किया गया है। लोहिया अस्पताल के आईसीयू में 3 कोरोना मरीजों की मौत हो गई थी। डॉक्टरों के बार बार कहने पर भी खाना पूर्ति करती रही सप्लायर कंपनी। नतीजा 3 लोगों की जान चली गई। हालांकि डॉक्टरों ने अधिकारियों को ऑक्सीजन सिलेंडर कम होने की जानकारी पहले दे दी थी, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया गया। हालांकि कोरोना संक्रमण पर अंकुश लगाने में प्रशासन सख्त भी नजर आ रहा है। कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या के आगे सूबे का हेल्थ सिस्टम बौना अब दिखाई देने लगा है। इस बीच सरकार ने पूरे प्रदेश में रविवार को वीकली लॉकडाउन का फैसला किया है। सभी सरकारी अस्पतालों में ओपीडी सेवाओं को स्थगित करने का आदेश दिया गया है। इसके साथ ही दूसरी बार बिना मास्क के पकड़े जाने पर 10,000 रुपए जुर्माना वसूला जाएगा। ये सख्ती की गई है। प्रदेश में आज रात 8 बजे से सोमवार सुबह 7 बजे तक लॉकडाउन की घोषणा भी की गई है, जबकि स्टेशन पर प्लेटफॉर्म टिकट की बिक्री भी बंद कर दी गई है। तो तमाम एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं। प्रदेश में लगातार बढ़ते मामले और इलाज में हो रही लापरवाही पर विरोधियों ने निशाना साधना भी शुरू कर दिया है। हर तरफ से खबरें आ रही हैं कि बेड्स की कमी है, ऑक्सीजन की कमी है, दवाइयों की कमी है। उत्तर प्रदेश सरकार का धर्म है कि वह समस्या बढ़ाने के बजाय और आंकड़ों को छुपाने के बजाय समस्या को सुलझाने की कोशिश करे और सच्चाई सामने लाए। आप जनता के ऊपर में 1,000 और 10,000 का जुर्माना लगा सकते हो मास्क नहीं पहनने से, लेकिन आपकी नाकामी की वजह से, आपकी सिस्टम के फेलियर की वजह से आप ऑक्सीजन समय पे मरीज को नहीं दे पाए, कोरोना की मरीज को ऑक्सीजन समय से नहीं मिल पाया और उसकी मौत हो गई, तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? तो कई सवाल, गंभीर सवाल उठाए जा रहे हैं पूरे हेल्थ सिस्टम पर, सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल विपक्ष उठा रहे हैं। कोरोना का नया संक्रमण युवाओं को तेजी से अपनी गिरफ्त में ले रहा है। मौतें भी हो रही हैं, आंकड़ों में भी युवाओं की तादाद बढ़ रही है, मौत के आंकड़ों में भी। बावजूद इसके युवाओं में इस गंभीर बीमारी के प्रति लापरवाही बनी हुई है। आगरा कॉलेज के बाहर की तस्वीरें दिखा रहे हैं संवाददाता विनीत दुबे। कोरोना संक्रमण तेजी से आगरा में फैल रहा है और अगर पिछले एक सप्ताह की बात की जाए तो जो परसेंटेज आई है उसमें 30 से 40% युवा कोरोना संक्रमित हुआ है। युवाओं में क्या लापरवाही बरत रहे हैं ये हम तस्वीर आपको दिखाते हैं। हम इसमें आगरा कॉलेज मैदान पर हैं और यहाँ आप तस्वीरें देख सकते हैं कि आप इन जरा युवाओं को देख लीजिए। यहाँ कुछ लोग हैं, एक बात बताएं बेटा, ये बताइए मास्क क्यों नहीं लगाया आपने? अरे वो ना नीचे गिर गया था, फिर मैंने दूसरा निकाला। वो नीचे गिर गया था ना। नीचे गिर गया था। आप बहुत देर से यहाँ पे खड़े होकर बातें कर रहे हैं, आपको डर नहीं लगता? सॉरी। यहाँ आप देखिए, ये देखिए, ये मस्ती चल रही है, ये कोरोना मस्ती है। आप नीचे देखिए ना, ये मस्ती देखिए, ये कोरोना मस्ती है। सब बात बहुत अच्छे भाई साहब, मास्क आराम से बैठ के चिपक चिपक के खा रहे हैं आइसक्रीम। हाँ भाई साहब। हाँ, तो डर नहीं लगता आपको? किस चीज़ का सर? कोरोना से डर लगता है, इसी वजह से मास्क उतारा, अभी बैठे हुए हैं। अच्छा, मास्क उतार के बगल में बैठ के आराम से। ये मेरा फ्रेंड है ना। नहीं, फ्रेंड है तो बीमारी भी तो है। वो तो है, खैर भी रहे होगे, देख भी रहे होगे। ये बताइए सर कि मतलब कोरोना ज़्यादातर पढ़ाई की तरफ ही क्यों होता है सर? पढ़ाई की तरफ नहीं होता बेटा, आपको जानकारी नहीं है कि इस समय अगर पिछले एक सप्ताह के रिकॉर्ड की बात की जाए ना तो जो युवा संक्रमित नहीं हो रहे थे अब वो भी आ रहे हैं। 40% युवाओं की संख्या आ रही है, तो ऐसे में आपको बचना चाहिए, मेरी ये सलाह है। मैंने सर ज़्यादातर सर ये भी चीज़ देखी है, वैक्सीनेशन ध्यान मत दीजिए, लेकिन आप मास्क लगाइए, अपनी गलती को महसूस कीजिए, ठीक है? कुछ लोगों से बात कर लेते एक बार। नहीं, ये बताइए, कहीं ना कहीं आप बाहर निकलते होंगे, डर तो लगता होगा ना आपको? सर डर लगता है, इसलिए मास्क और सैनिटाइजर संग लेके चलते हैं। लगाते नहीं, लेकिन मास्क चेहरा अरे खा के थोड़ी लगा के थोड़ी खाएंगे। चल ठीक है, हमने बात मान ली कुल्फी की, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग तो फॉलो कर ही सकते हैं ना। बिल्कुल सही बात है। यही जवाब यहाँ देखने को मिलते हैं, सुनने को मिलते हैं। आगे भी आप लाइन से देख सकते हैं, यहाँ तमाम ये चौपाटी टाइप है। ये आगरा कॉलेज है, मेरे बाईं तरफ और दाईं तरफ आप देख सकते हैं कि तमाम ऐसे युवा हैं जो यहाँ बैठते हैं और यहाँ आते हैं। लेकिन यहाँ पर जैसे ही इन्होंने कैमरा देखा ये भागने लगे। इनसे और बात कर लेते हैं, सज्जन खड़े हैं। अरे स्मार्ट भैया सुनिए, मास्क कहाँ है आपका? जरा जेब में क्यों रखे हुए हैं? अरे
चक्कर जब वेलपुरी खाई थी इसलिए थोड़ा हो नहीं पाया। हाँ थोड़ा ध्यान रखिए अपना, Yes. क्योंकि युवाओं को अब सबसे ज़्यादा हो रहा है ना। यस सर। तो थोड़ा सा आप बचेंगे तो घर वाले भी सेफ रहेंगे, यस सर। वरना आप ही बीमारी लेकर घर चले जाएंगे। तो ये जानकारी का चाहे अभाव समझ लीजिए या लापरवाही समझ लीजिए, तमाम ऐसे युवा हैं जो कॉलेज के सामने हैं और यहाँ पर ये तस्वीरें इनको लगातार देखने को मिल रही हैं कि ये मास्क को फॉलो नहीं कर रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट मनोज के साथ आगरा से विनीत दुबे, न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश। तो महामारी सब पर भारी होती हुई दिखाई दे रही है। तमाम इंतजामात जो किए गए थे उस पर भारी है, मौत पर ये महामारी भारी है, जो इंतजामात हैं उस पर ये महामारी भारी दिखाई दे रही है। इस मसले पर बातचीत करने के लिए डॉक्टर पीके अग्रवाल रिटायर्ड IAS अफसर हमारे साथ मौजूद हैं, स्वाति माहेश्वरी सीनियर फिजिशियन हमारे साथ मौजूद हैं, मानवेंद्र प्रताप सिंह हमारे साथ प्रयागराज से हमारे सहयोगी मौजूद हैं। लेकिन सबसे पहला सवाल डॉक्टर पीके अग्रवाल साहब, ये जो स्थिति है इसे कैसे कंट्रोल किया जाए? क्या सरकार ने जो पिछली बार तैयारी की थी वो दिखाई नहीं दे रही है क्या, या फिर आंकड़े इस कदर ज़्यादा सामने आ गए कि वो जो तैयारी थी वो बौनी साबित हो रही है? नहीं, वास्तव में सरकार की जो तैयारी पहले जो थी वो तो थी, लेकिन अभी जो परिस्थिति है, अभी जो स्थिति है वो बहुत भयावह है। तो उस हिसाब से प्रशासन तैयार नहीं था, क्योंकि अभी जो म्यूटेशन हो रहा है इस वायरस का वो किसी को उम्मीद नहीं थी। तो इसलिए सरकार को कम से कम 10 गुने और पैमाने पर तैयार रहना चाहिए था। वेंटिलेटर लाना चाहिए था, ऑक्सीजन लाना चाहिए था, और जो सरकार कड़ाई कर रही थी जिले स्तर पर वो कड़ाई भी कम हो गई है। जैसे आप देख रहे हैं, मैंने भी आगरा में अपने 2 बार इस टीवी पे कहा था, आगरा में मैंने खुद 8 तारीख को देखा कि लोग मास्क ही नहीं लगा रहे हैं। अभी आगरा उस लिस्ट में नहीं था, फिर आ गया है। तो जो युवा हैं उन्हें देखना होगा, और इस बीमारी में सबसे खतरनाक पहलू ये है कि लोगों को वैक्सीन लग रही है, सीनियर सिटीजन को। अब वो युवा ही रह गए हैं 45 साल के कम जिन्हें वैक्सीन नहीं लगी है, और उनको ही ये बहुत अटैक करेगा। और ये वायरस 1 से 400 लोगों को अफेक्ट करता है। तो युवाओं को तो पढ़े लिखे लोग हैं, उन्हें तो दूसरों को सिखाना चाहिए। वो इस प्रकार उल्लंघन कर रहे हैं, ये बहुत ही निंदनीय है, और पुलिस को उन्हें पनिश करना चाहिए। जो सरकार ने 1000 रुपये दंड दिया है, 10,000 रुपये पकड़ दंड करना चाहिए। क्योंकि मैं देखता हूँ रात में इसके नाइट कर्फ्यू के बाद भी लोग मोटरसाइकिल में युवा युवतियाँ घूमते हैं, तो ये बहुत ही गलत है। सरकार अब क्या करे, क्योंकि जो इंतजामात है, पथ प्रदर्शन करना चाहिए। अग्रवाल सर, अब सरकार क्या करे? लोग हैं, अब सरकार क्या करे, क्योंकि बेड्स कम है, वेंटिलेटर कम है, ऑक्सीजन की सप्लाई कहीं पर नहीं हो रही है। हालांकि सरकार सख्त फैसले भी उठा रही है, लेकिन अब इस पेंडेमिक सिचुएशन में इस आंकड़े के साथ क्या कर सकती है सरकार? सरकार ये कर सकती है, जो निजी अस्पताल हैं उसमें अभी बहुत स्कोप है। उत्तर प्रदेश में निजी अस्पतालों की कमी नहीं है और वो इलाज अच्छा कर रहे हैं। उनका सहयोग लेकर उसमें ऑक्सीजन की व्यवस्था करके, मतलब ऐसा सेंट्रल सप्लाई हो कि उन्हें भी ऑक्सीजन मिलती रहे, और उनके जो रेट हैं वो रीजनेबल कर दें। बल्कि सरकार की तरफ से मरीजों को, जो गरीब हैं उनको फाइनेंस कर दे सरकार, क्योंकि निजी अस्पतालों की कमी नहीं है, सरकारी बिस्तर भर गए हैं। और पहले भी जो मैं सोचता हूँ कि पहले भी जो एडिशनल अस्पताल हुए थे वो भी अभी सभी भरे नहीं है। ऐसी पैनिक सिचुएशन नहीं है, लेकिन अभी भी हम महाराष्ट्र के पैटर्न पे, वो ने पिछली भी डिबेट में कहा था, हमें इतने प्रतिबंधों से काम नहीं चलेगा, क्योंकि ये बड़ी लड़ाई है। तो हमें और उसको बढ़कर प्रतिबंध करना चाहिए। 1 महीने की बात है, देखिए 1 महीने में कोई इकोनॉमी डाउन नहीं होती, और उत्तर प्रदेश में कोई इंडस्ट्री तो बंद हो नहीं रही है। ट्रेड, बाजारों को बंद होना चाहिए, सबसे पहले तो बाजारों को बंद होना चाहिए, क्योंकि बाजारों से ही इस बार फैल रहा है। जो मैं कह रहा था कि बाजारों में दुकान, बिल्कुल, तो बाजारों को बंद होना चाहिए सब जगह। डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी भी हमारे साथ जुड़ गए, सीनियर फिजिशियन है आप। डॉक्टर स्वाति, हमें बताइए कि इस सिचुएशन में सरकार को करना क्या चाहिए? एक तो इलाज के नजरिए से, दूसरे इंतजामात के नजरिए, क्योंकि इंतजामात नाकाफी हर स्तर पर दिखाई देने शुरू हो चुके हैं पिछले कुछ दिनों में।
बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि हम देख रहे हैं कि लोग किस तरह से बेड्स के लिए भटक रहे हैं, दवाइयाँ नहीं मिल रही, यहाँ तक कि होम क्वारंटीन में जो मरीज हैं हमारे, उनको भी टेस्ट की सुविधा उपलब्ध नहीं हो पा रही है, उनको दवाइयाँ नहीं मिल रही, आउट ऑफ स्टॉक चली गई हैं। तो इस वक्त एक बहुत ज़्यादा अफरा-तफरी और पैनिक की सिचुएशन है जो कि क्रिएट हो गई है, क्योंकि देखिए जो मरीज बीमार होता है, जिसके घर में लोग पीड़ित हैं, उनके लिए इस वक्त सबसे ज़रूरी चीज़ यही है कि उनका जो भी व्यक्ति है, घर का जो पीड़ित है, उसकी जान बचाई जा सके। तो आज हमारा उद्देश्य यही है कि हमें अपने डेथ रेट को बढ़ने नहीं देना है। हम चाहे लोग पीड़ित हो रहे हैं तो वो ठीक होंगे, लेकिन कम से कम मृत्यु दर नहीं बढ़ना चाहिए। और मृत्यु दर हमें अगर रोकना है तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि हमारे जो अस्पताल है, उनकी जो सर्विसेज हैं, जो हम जैसे बात कर रहे थे कि होटल्स को, स्टेडियम को, बैंक्वेट्स हॉल्स को, इन सब को जरूरत है इस वक्त हमें कन्वर्ट करने की, वहां पर न केवल बेड क्रिएट करने की, बल्कि उस पर ऑक्सीजन सप्लाई होनी चाहिए, वहां पर केयर होनी चाहिए, दवाइयां होनी चाहिए। क्योंकि अगर हम ये सब नहीं करेंगे तो आप देख रहे हैं, और देखिए बहुत बड़ी बात है कि भारत में जो जितने भी हेल्थ केयर सिस्टम है, वो ज्यादातर जो बड़े शहर है उन्हीं में अच्छा दिखाई देता है, बाकी जगहों पर आपको ज्यादा अच्छा हेल्थ केयर सिस्टम नहीं दिखाई देगा। तो हम कैसे एक बीच का वर्टिकल क्रिएट कर सकते हैं कि जो लोग छोटे गाँव में हैं, जो लोग छोटे शहरों में हैं, वो कैसे सर्विसेज पाएंगे, क्योंकि वो अब सीधे जब कोविड की रिपोर्ट देखते हैं, पॉजिटिव आता है या जरा सी भी तबीयत खराब होती है, सीधे शहर की तरफ आ रहे हैं। तो वो उनको हम कैसे सुविधा प्रोवाइड करें ताकि उन्हें यहाँ तक आना भी ना पड़े, और उनको हम वहीं पर किसी तरह से सुविधा प्रोवाइड, तो ये सब चीजों की तरफ देखना। और टेस्टिंग भी अब काफी कम हो गई है, और अगर टेस्टिंग की हमें अवेलेबिलिटी नहीं होगी, शॉर्टेज रहेगी, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें ट्रीटमेंट की जरूरत है, जल्दी ट्रीटमेंट की जरूरत है, लेकिन क्योंकि अभाव है टेस्टिंग का, तो वो पता ही नहीं चल पा रहा है कि उनको कोरोना है या नहीं है। और ऐसी स्थिति में सबसे बड़ी बात यह कि इंसान पैनिक की सिचुएशन में आ जाता है। जब आप सुनते हैं कि हमारे फलाने रिश्तेदार को बेड नहीं मिल रहा, हमारे दोस्त को दवा नहीं मिल रही है, ये यहाँ पे तड़प रहा है, वो तो एक बहुत ही लोगों के मन में एक असंतोष भी आएगा, और लोगों के मन में एक डर भी आ रहा है कि कल अगर हमारे घर में कोरोना पॉजिटिव हो गया तो हम कैसे संभालेंगे, कहाँ जाएंगे, क्या होगा। तो ये जो एक माहौल इस वक्त बन रहा है, मुझे लगता है बहुत ज्यादा जरूरत है सरकार को एक तरफ हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम करे, ताकि लोगों के मन में ये कॉन्फिडेंस आए कि सरकार इन चीजों को दुरुस्त कर रही है और हमें कमी पेशी नहीं होगी। वहीं दूसरी जगह अवेयरनेस भी क्रिएट करिए आपको कि किसको अस्पताल जाना है, किसको नहीं जाना है, कैसे लोग अपने घर में रह करके भी होम क्वारंटीन में भी डॉक्टर्स की सुविधा को टेलीमेडिसिन से लेकर के अपने आप को ठीक कर सकते हैं। तीसरी चीज वहीं वैक्सीनेशन ड्राइव को भी हमें लगातार उसको चलाते रहने की जरूरत होगी, नहीं तो अभी हम थर्ड वेव, फोर्थ वेव और इस चक्रव्यूह से कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे। इसलिए वैक्सीनेशन भी लगातार, और खास तौर से जहां से सबसे ज्यादा संक्रमण आ रहा है वहां आपको वैक्सीनेशन पहुंचाना बहुत ज्यादा जरूरत होगी। तो वहां खोलिए, रिलैक्स करिए एज लिमिट को। डॉक्टर स्वाति, एक चीज और हमें बता दीजिए, हम दरअसल नीचे आंकड़े टेलीविजन स्क्रीन के नीचे भी आंकड़े दिखा रहे हैं। पिछली दफा जो कोरोना का स्ट्रेन था उसमें जो यंगस्टर्स थे वो बचे थे, बच्चे बचे थे, लेकिन अब बच्चे नहीं बचे हैं, यंगस्टर नहीं बचे हैं। तो क्या जो 45 साल का जो कैप है उसे जल्द से वैक्सीन अवेलेबल करा करके उस कैप को हटा देना चाहिए? बिल्कुल, देखिए हटाना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि जो यंगस्टर्स हैं अब हम उनमें निमोनिया ज्यादा देख रहे हैं, उनके हम डिटोरिएशन ज्यादा देख रहे हैं, जल्दी तबीयत खराब हो रही है उनकी। और सबसे बड़ी बात यह है कि यही वो वर्ग है जो बाहर निकलता है आजीविका कमाने के लिए या पढ़ाई के लिए, या ये अभी जब हम कहते हैं कि कोरोना का समय है तो बाहर अगर कुछ सामान खरीदने जाना है तो भी यही वर्ग जाता है। ऐसी सिचुएशन में यही वर्ग के साथ जो है इन्फेक्शन वापस घर में आता है, और बड़े बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, गर्भवती महिलाएं हैं। तो ये एक ऐसा वर्ग है, अगर हम इसे जल्द से जल्द वैक्सीन अब पहुंचा सके तो कम से कम इनका इम्यूनिटी लेवल स्ट्रांग होना शुरू होगा। बिल्कुल, मानवेंद्र हमारे साथ प्रयागराज से मौजूद हैं। मानवेंद्र, की जो इम्पोर्टेंट चीज़ है इस बार के कोरोना में लोगों के अंदर खौफ बहुत ज़्यादा है। खौफ इस मायने में तो है ही कि डेथ रेट बहुत ज़्यादा है, इस मायने में इससे कहीं ज़्यादा है क्योंकि अगर आप बीमार पड़ गए और आपकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई तो क्या आपको बेड मिलेगा, क्या आपको ऑक्सीजन मिलेगी, क्या वेंटिलेटर के इंतजामात हैं, क्या अस्पतालों में डॉक्टर अवेलेबल होंगे। ये तमाम चीज़ों को लेकर के जो डर है वो प्रयागराज में भी बना हुआ है। क्या? क्योंकि वहां पर भी लगातार बेतहाशा मामले सामने आ रहे हैं। जी बिल्कुल, डर बना हुआ है। और कुंदन, आपको बताएं कि दिन भर में कम से कम 1 दर्जन लोगों के फ़ोन हमारे पास आते हैं। किसी को ऑक्सीजन चाहिए होती है, किसी को बेड चाहिए होता है, कोई
किसी समस्या से जूझ रहा होता है तो कोविड के चलते लोगों की क्या स्थिति है इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है। लोगों को लगता है कि जो मीडिया में काम करते हैं वो ये चीज़ें उपलब्ध करवा देंगे जी। तो इस तरह से जो स्थिति है, अगर हम बात करें पूरे प्रयागराज में तो 2000 से ज़्यादा मामले रोज़ सामने आ रहे हैं और अगर आप आंकड़ा देखें तो जितने मरीज़ ठीक हो रहे हैं उससे कई गुना ज़्यादा रोज़ संक्रमित हो रहे हैं। तो स्थिति ये है कि लगातार संख्या पॉजिटिव मरीजों की बढ़ रही है और ये अस्पताल की लिमिटेशन जो है अब बढ़ा करके 1000, 2000, 3000, 4000 कर लेंगे तब भी कंट्रोल नहीं होगा। अगर इस इन्फेक्शन पर, संक्रमण पर नियंत्रण नहीं किया जा सका तो स्थिति बेकाबू हो जाएगी। फिलहाल भी कंट्रोल में नहीं है क्योंकि स्थिति ऐसी है कि लोगों को, सबको, हर आदमी को सारी सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। ऑक्सीजन नहीं है किसी के पास बेड नहीं है, किसी के पास दूसरी समस्या है। लेकिन अगर इस पर नियंत्रण नहीं लगा तो सरकार के हाथ से ये पूरा जो मामला है, ये पूरा जो कोविड का संक्रमण है पूरी तरह से निकल जाएगा और उसके बाद स्थिति बेकाबू हो जाएगी। तो निश्चित तौर पर प्रयास ये करना होगा कि इस पर कंट्रोल किया जाए। प्रयागराज में अगर हम बात करें तो जो कोविड हॉस्पिटल हैं, 2 कोविड हॉस्पिटल पहले सरकारी हैं, इसके अलावा 4 नर्सिंग होम हैं, उनको बनाया गया है, एक बड़े हॉस्पिटल को बनाया गया। लगातार संख्या बढ़ाई जा रही है, लेकिन कितना बढ़ाएंगे आप? 2000, 3000, 4000, 5000, हर शहर की, हर संसाधन की, हर सरकार की, हर विभाग की एक लिमिटेशन है। तो प्राथमिकता होनी चाहिए नियंत्रण पर। संक्रमण अगर नहीं रुकेगा तो बेड्स की संख्या बढ़ाने से क्या संपूर्ण लॉकडाउन एक विकल्प है? अपने आप में बड़ा सवाल ये बना हुआ है और इस विकल्प के साथ कब जाएगी सरकार, अपने आप में महत्वपूर्ण सवाल बना हुआ है। डॉक्टर अग्रवाल, बहुत बहुत शुक्रिया। स्वाति जी हमारे साथ जुड़े थे, उनका शुक्रिया, और मानवेंद्र जुड़े थे, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शरीक होने के लिए। तो राजधानी लखनऊ के हालात दिन प्रतिदिन खराब हो रहे हैं। जहां वायरस कहर बरपा रहा है, वहीं कोरोना संक्रमण के साथ मौत के आंकड़े भी तेजी से बढ़ रहे हैं, जिससे पूरे शहर में हाहाकार मचा है। लखनऊ में कोरोना से हाहाकार, दिनों दिन बेकाबू हो रहे हालात। यूपी की राजधानी कोरोना के सेकंड अटैक से बेदम नजर आ रही है। यहां ये वायरस लोगों के लिए डेथ वारंट साबित हो रहा है। हालात इतने बदतर हो चुके हैं कि अस्पताल मरीजों से भरे हुए हैं। तो शमशान घाट में शवों का सामूहिक अंतिम संस्कार किया जा रहा है। कोरोना तेजी से शहर में पैर पसार रहा है, तो कोविड टेस्ट के लिए अस्पताल में लोगों का तांता लगा है। लखनऊ के सिविल अस्पताल में टेस्टिंग के लिए पहुंचे मरीजों की भारी भीड़ दिखी। लखनऊ में कोविड-19 का प्रकोप है कि थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। लखनऊ में कल 6500 से ज़्यादा नए कोविड-19 केस सामने आए थे और आज भी लोग बड़ी संख्या में अपना कोविड टेस्ट कराने के लिए तमाम हॉस्पिटल्स के बाहर, कोविड टेस्टिंग सेंटर के बाहर जमा है। लखनऊ का सिविल हॉस्पिटल के लिए यहाँ पर टेस्टिंग हो रही है और ये सूचना विभाग का पुराना मुख्यालय है, तो बिल्डिंग खाली कर दी, सूचना विभाग कहीं और शिफ्ट हो गया है, तो इसलिए अब यहाँ पर सिविल अस्पताल ने अपना कोविड टेस्टिंग सेंटर बना दिया है। तो देखिए, पुलिसकर्मी भी लाइन में लगे हुए हैं, यानी कि जो फ्रंट लाइन वॉरियर्स थे एक बार फिर से वो संक्रमित होने लगे हैं। आम लोग तो संक्रमित हो ही रहे हैं और सैकड़ों लोग करा चुके हैं, बहुत से लोग लाइन में लगे हैं और देर शाम तक ये सिलसिला चलता रहेगा। लखनऊ जिला प्रशासन कोरोना से होने वाली मौतों को लेकर चाहे जो दावे करे, लेकिन हालात दावों से उलट हैं। यहाँ के भैंसाकुंड शमशान घाट के पास हजारों टन लकड़ियां पहुंचाई गई हैं, जिसका इस्तेमाल शव जलाने के लिए किया जाएगा। बताया जा रहा है कि लखनऊ में लकड़ियां खत्म होने के बाद बहराइच, सीतापुर, लखीमपुर खीरी, हरदोई जैसे आसपास के जिलों से इसकी खेप मंगवाई गई। लखनऊ में लगातार कोविड-19 से मौतें हो रही हैं और मौतों का आंकड़ा सरकारी आंकड़ों से कितना ज़्यादा है इसका पता हमें भैंसाकुंड शमशान घाट पर आकर और यहाँ पर गिराई जा रही लकड़ियों को देखकर लगता है। ये लकड़ियाँ चिताएं जलाने के लिए लाई जा रही हैं और दर्जनों ट्रकों के माध्यम से रोजाना यहाँ पर हजारों क्विंटल लकड़ियाँ गिराई जा रही हैं और अब तो इंसानों के बस की नहीं रह गई है लकड़ियों को गिराना और उन्हें संभालना, इसलिए जेसीबी मशीनों को लगाया गया है और इतनी ज़्यादा लकड़ियाँ हैं कि पूरी रोड जो है वो जाम कर दी गई है। एक तरफ लखनऊ कोरोना से त्राहिमाम कर रहा है, तो दूसरी तरफ उस पर काबू पाने की कोशिशें भी जोर शोर से जारी हैं। लखनऊ में आउट ऑफ कंट्रोल कोरोना वायरस के खिलाफ लखनऊ नगर निगम ने जंग छेड़ दी है। यहाँ 30 से ज्यादा टैंकर्स और 50 से ज्यादा बैकपैक मशीनों के साथ 500 अधिकारियों, कर्मचारियों ने मिलकर सबसे बड़ा सैनिटाइजेशन अभियान शुरू किया। लखनऊ नगर आयुक्त का दावा है कि दिन रात की मेहनत से सिर्फ 3 दिन में पूरे शहर लखनऊ को सैनिटाइज कर दिया जाएगा। सैनिटाइजेशन अभियान की शुरुआत अलीगंज इलाके से हुई,
क्योंकि इस इलाके में सबसे ज्यादा एक्टिव केस हैं। लखनऊ में कोरोना वायरस का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। रोजाना 6000 से ज़्यादा केस आ रहे हैं, तो ऐसे में नगर निगम ने भी कोरोना वायरस के खिलाफ जंग छेड़ दी है। लखनऊ में सैनिटाइजेशन का कार्यक्रम बहुत तेजी से किया जा रहा है। अलीगंज इलाके में नगर निगम के अधिकारी और कर्मचारी इस वक्त सैनिटाइजेशन करने पहुंचे हैं। 30 से ज़्यादा टैंकर हैं और बताया जा रहा है कि 500 लगभग कर्मचारी जो सैनिटाइजेशन के कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं। नगर आयुक्त खुद तमाम सैनिटाइजेशन के कार्यक्रम को निर्देशित कर रहे हैं, देख रहे हैं, हमारे साथ भी मौजूद हैं। सर, ये बताइए कि इतने बड़े स्तर पर सैनिटाइजेशन कार्यक्रम चलाने की नौबत क्यों आन पड़ी? देखिए, जो बेहद संक्रमित क्षेत्र हैं, जहाँ पे संक्रमण ज़्यादा बढ़ गया है, ऐसे हमारे 8-10 बृहद कंटेनमेंट जोन हम लोगों ने बनाए हैं। अलीगंज में सर्वाधिक संख्या में केसेस निकल रहे हैं, अतः ये आवश्यकता थी कि यहाँ पे मैसिव सैनिटाइजेशन कैंपेन चलाया जाए। लखनऊ के हालात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि यूपी के डीजीपी सहित 3 आईपीएस अधिकारी और खुद लखनऊ की डीएम भी कोरोना पॉजिटिव हैं। तो लखनऊ में रोजाना 500, 5500, 6500 इस तरह के केस सामने आ रहे हैं और बड़ी संख्या में डेथ भी हो रही है। और इसीलिए प्रशासन लगातार लोगों से कह रहा है सावधान रहें, सतर्क रहें, तमाम गाइडलाइंस का पालन करें, क्योंकि कोविड-19 जो है इस बार पिछली बार के मुकाबले ज़्यादा घातक है, ज़्यादा तेज़ी से संक्रमण फैल रहा है और ज़्यादा संख्या में मौतें भी हो रही हैं कोविड-19 से। वीडियो सुफी खान के साथ अनिल यादव, न्यूज़ 8 लखनऊ।